एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था अबाउट व्हाट इज़ बिजनेस, व्हाट इज़ सर्विसेज, देन बिजनेस सर्विसेज के बारे में भी पढ़ा था और बिजनेस सर्विसेज के टाइप्स को हमने स्टार्ट किया है। उसमें नंबर 1 हमने बैंकिंग स्टार्ट किया है। बैंकिंग के बहुत सारे फीचर्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ पार्ट 1 में शेयर किया है, तो पार्ट 2 में हम लोग आगे की चीज़ें शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं अबाउट रेस्ट थिंग। तो अब ई बैंकिंग सर्विसेज क्या होता है? बेसिकली ये वर्चुअल बैंकिंग है जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करके अपने अकाउंट के साथ ट्रांजैक्ट करते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन करते हैं, डिपॉजिट करना, विड्रॉवल करना, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। और ई बैंकिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर। तो ई बैंकिंग से हमें ये समझ में आता है कि आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिकली या कंप्यूटराइज हम कितना एडवांस हो गए हैं। और ई बैंकिंग की वजह से बैंक में कंप्यूटराइज सिस्टम आया है। पहले सब चीज़ें रजिस्टर में मेंटेन होती थी, अब हर चीज़ों का एक अलग अलग सोर्स ऑफ मीडियम आ गया है। जैसे कि सबसे पहला आता है यहाँ पे ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स को हम एटीएम कहते हैं शॉर्ट में। एटीएम से हम पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं और अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। देखो, विड्रॉ कर सकते हैं प्लस डिपॉजिट कर सकते हैं प्लस अपना बैलेंस चेक, ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, है ना। यानी कि इन जैसे यहाँ पे दिया है बैलेंस इंक्वायरी, ट्रांसफरिंग मनी, रिक्वेस्ट फॉर चेक बुक, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर कभी हमारा अकाउंट हमारे अकाउंट में किसी तरह से प्रॉब्लम आ जाए तो हम अपने अकाउंट को लॉक करा सकते हैं, एटीएम को लॉक करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड होती है एटीएम से। और एटीएम किसके थ्रू यूज़ होता है? दैट इज़ सीडीएम, कैश डिपॉजिट मशीन से। ठीक है, तो ये आई होप आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा आया क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है बच्चों? जैसे आपको फ्यूचर में मतलब जैसे आप हर बैंक ना अपने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, उसके इनकम वाइज डिपेंड को, मतलब उसकी क्रेडिट कितनी है, वो हर महीने कितने सैलरी उठाता है, कितना वो डिपॉजिट कर सकता है, कितना वो विड्रॉ करता है। तो हर अकाउंट होल्डर को क्रेडिट कार्ड मिलता है, जिससे वो बिना मतलब उसको, जैसे अभी फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड का 30,000 का लिमिट होता है, तो 30,000 के मंथ में सैलरी 30,000 की वो शॉपिंग कर सकता है। मैंने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो इट अलाउ द कार्ड होल्डर, और ये किसको अलाउ करता है? कार्ड होल्डर को, जो पे करेगा डिफरेंट ट्रांजैक्शन को। ठीक है, एंड द इशूइंग बैंक क्रिएट अ रिवॉल्विंग अकाउंट एंड ग्रांट अ लाइन ऑफ क्रेडिट कस्टमर टू द यूज़र। क्रेडिट कार्ड ऑफर कन्वीनियंस टू द, देखो ये किसके लिए यूज़ होता है पता है? जैसे भाई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा कमा रहा है 20,000 रुपये, और 20,000 तो उसको सफिशिएंट नहीं पड़ जाता है एग्जाम्पल, तो वो बैंक उसको जब क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराती है तो 20,000 के ऊपर वो 10,000 की शॉपिंग या 10,000 के खर्चे और कर सकता है विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड। अब हम बात करते हैं डेबिट कार्ड। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्रेडिट कार्ड के अंदर पैसा नहीं होता है, बैंक पैसे डालती है आपके खर्चे के लिए, लेकिन डेबिट कार्ड से पैसा आप तभी विड्रॉ कर सकते हो जब आपके अकाउंट में पैसा हो। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। सो मोस्ट ऑफ द बैंक नाउअडेज ऑफर डेबिट कार्ड एज सून अकाउंट इज़ ओपन बाय, जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हो तो पेमेंट प्रोसेस के लिए आपको डेबिट कार्ड इशू किया जाता है। अब इसमें 3 चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। पहला आता है आरटीजीएस। आरटीजीएस का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का मतलब क्या होता है? जब आप कोई फ़ंड ट्रांसफ़र करते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस या एक बैंक से दूसरे बैंक, उस टाइम में आप रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस पे करते हो, जिससे आप फास्टेस्ट मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो बैंक के थ्रू। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक लिमिट होती है, आप 1 लाख से ज़्यादा अगर एक दिन में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, 2 लाख करना चाहते हो, 3 लाख करना चाहते हो, तो अगर आप आरटीजीएस में आपका अकाउंट एडेड है तो आप इजीली कर सकते हो। देखो यहाँ पे 2 टाइप है, पहला है रियल टाइम सेटलमेंट और दूसरा है ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम सेटलमेंट क्या होता है? मीन्स पेमेंट ट्रांजैक्शन इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड, the transaction are settled as soon as they process, and the receiving bank has to credit the account of the client within 2 hours of the fund transfer message। देखो
रियल टाइम सेटलमेंट में सिंपल सा क्या होता है, जैसे सपोज आपने 2 से 3 लाख रुपए किसी को ट्रांसफ़र किया, ठीक है, तो वो पैसे का रिसीव जो है वो उसके अकाउंट में 2 घंटे के अंदर ही चला जाता है। यानी कि अगर देखो कुछ प्रोसेस में ऐसा होता है कि आपको अकाउंट के मतलब बैंक से आपको ट्रांजैक्शन का जो सेटलमेंट टाइम होता है, यानी कि जो कन्फर्मेशन होता है, वो 24 आवर लग जाते हैं, कभी कभी बहुत उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन जब आपने RTGS का यूज़ करके आप फंड ट्रांसफ़र करते हो तो विद इन 2 आवर आपको रिसीव का मैसेज आ जाता है। तो ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है, मीन्स ट्रांजैक्शन आर सेटल्ड ऑन द वन basis without bunching of any other transaction. So minimum amount of remittance RTGS rupees 2 lakhs where there is a no upper limit for transaction, however amount charged from bank to bank. अब यहाँ पे ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप पैसे का सेटलमेंट कर रहे हो, पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट भेज रहे हो, तो जब RTGS का आप यूज़ करते हो और आप 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करते हो तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक को पे करना पड़ता है। जैसे कि आप RTGS का अगर यूज़ करते हो तो आप 2 लाख से ज़्यादा अगर अमाउंट किसी को ट्रांसफ़र करते हो तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है। तो जो लिमिट है वो 2 लाख की है, और ये जो अमाउंट का चार्जेस जो 2 लाख पर चार्ज करता है एक्स्ट्रा पे, वो डिफ़र करता है बैंक टू बैंक, यानी कि हर कोई सेम नहीं करता है, सब दोनों में डिपेंडेंट करता है। तो RTGS क्या है, RTGS एक फास्टेस्ट मनी ट्रांसफ़र सिस्टम है जो बैंक के थ्रू किया जाता है। ये 2 चीज़ पर डिपेंड करता है, एक रियल टाइम और दूसरा ग्रॉस बेसिस पे। तो रियल टाइम में ये होता है कि जब आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो तो वहाँ पे 2 टाइप में होता है, लाइक 2 घंटे में आपको पेमेंट का रिसीव मतलब एक कंफर्मेशन मैसेज मिल जाता है। ग्रॉस सेटलमेंट में होता है कि अगर आपने 2 घंटे से 2 लाख से ज़्यादा पैसा पे किया तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज बैंक को देना पड़ता है, और ये जो चार्ज अमाउंट है वो बैंक टू बैंक क्या होता है, डिफ़र करता है, ठीक है। और यानी कि आपका जो लिमिट है वो 2 लाख की है। नेक्स्ट बात करते हैं NEFT। NEFT का मतलब क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम फंड्स आर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच और वन बैक टू अनदर बैंक in the country, and the client has to give NEFT code, branches and account number beneficiary to the whom money is to be transferred। जब आप NEFT करते हो ना तो आप देखो क्या होता है, RTGS में आपको ना 24 आवर वेट करना पड़ता है और आपको अपना अकाउंट जो है रजिस्टर्ड करना पड़ता है, तब आपका सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है और बैंक उसको एक्सेप्ट करके फिर आपको दोबारा चीज़ें ऐड ऑन नहीं करनी पड़ती है। लेकिन NEFT में क्या होता है, जब आप NEFT में पैसा जब किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो आपको ब्रांच कोड, फिर अकाउंट नंबर, फिर बेनिफिशियरी भी ऐड करना पड़ता है, तब जाके आप पैसा जो है ट्रांसफ़र किसी को कर सकते हो। So NEFT settlement take place at particular time during working hours, and for instance settlement of fund transfer request NEFT system has to be done half hour hourly basis, and therefore 24-hour settlement branches from 8 to 7। देखो NEFT करने के लिए भी आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है, फिर बेनिफिशियरी के लिए भी आपको बैंक को रिक्वेस्ट डालना पड़ता है। जो बैंक क्या करती है, NEFT को बेनिफिशियरी को ऐड करती है, एंड इट टेक्स 24 आवर्स समटाइम 8 to 7 PM का अगर वर्किंग डे है, वर्किंग वीक है, तो उसमें ही आपका ऐड ऑन हो जाता है। सो द मेन डिफरेंस इज NEFT और RTGS दैट in the case of RTGS transfer is done on the basis of on gross settlement basis, while NEFT जो है वो डिफर नेट बेसिस है। यानी कि जब आप RTGS करते हो तो वो पेमेंट जो है ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पे होता है, और NEFT जो होता है वो नेट बेसिस पे होता है, यानी कि कितना आप कर रहे हो। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। ये तो आप सबको पता है, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है कि आप जो है बैंक का यूज़ करके आप क्या करते हो, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप और अदर गैजेट्स का यूज़ करके आप नेट बैंकिंग कर सकते हो। द इंटरनेट बैंकिंग सर्विस इनेबल अ क्लाइंट टू चेक
वेरियस ट्रांजैक्शन फैसिलिटी, आप अपने फ़ंड को ट्रांसफ़र करने के साथ साथ फ़ंड कितना आपके पास वो देख सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे अभी तो बहुत सारी चीज़ें लाइक आप शॉपिंग भी कर सकते हो, आप वहाँ पे मतलब और भी बैंक ओपन कर सकते हो, बहुत सारी फैसिलिटी को ऐड ऑन कर दिया है। सो मोबाइल बैंकिंग रिफर्स टू यूज़ ऑफ बैंकिंग सर्विस विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड क्लाइंट रजिस्टर्ड विद द बैंक फॉर दिस फैसिलिटी। देखो यहाँ पे भी क्या होता है, अगर आपके सेम बैंक है तो आपको ऐड नहीं करना पड़ता, वो इजीली आ जाता है, लेकिन जब आप अदर बैंक को ट्रांसफ़र करते हो तो वो अलग सिस्टम हो जाता है। तो मोबाइल बैंकिंग का बेनिफिट सिंपल सा ये है कि आपको एटीएम नहीं जाना पड़ता है, आपको फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए आपके ब्रांच में विजिट नहीं करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बेनिफिट हो जाती है। अब लास्ट आता है IMPS। IMPS का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। दिस फैसिलिटी अलाउ कस्टमर इंस्टेंटली फंड ट्रांसफर। जब आप किसी अदर बैंक में फ़ंड को ट्रांसफ़र करते हैं उस टाइम पे IMPS का यूज़ किया जाता है। आपको जब इजीली 10 से 20 हज़ार रुपये एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफ़र करना है तो IMPS का यूज़ करके आप कर सकते हो। अब अलग बिजनेस सर्विस आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस में आपने बहुत बार देखा होगा कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, है ना, LIC लेना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपने एडवर्टीज़मेंट में देखी होगी। तो ये आपके बेनिफिट के लिए तो होती है, बट आपने कभी देखा होगा कि एक LIC बेचने वाले बंदे से अगर आप जब मिल जाओ ना तो आपको स्टूडेंट्स मरने का बेनिफिट भी समझ में आ जाता है। तो उससे हम लोग चलिए अब हम लोग डीप में समझेंगे इंश्योरेंस के बारे में। तो मीनिंग पहले जानते हैं। इंश्योरेंस इज़ अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। जैसे आप अगर अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है तो अगर गाड़ी का कभी एक्सीडेंट होता है तो आप उससे इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके का, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका मतलब कोई भी, आप अपना खुद का भी LIC कर सकते हो, तो आपको बेसिकली फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्शन मिलता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरली यूज टू हेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ कॉन्टीजेंट एंड अनसर्टेन लॉस। एक अनसर्टन लॉस से आपको LIC बचाता है। सो इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। मतलब एक जो इंश्योरेंस निकलवा रहा है और एक जो इंश्योरेंस कर रहा है, जहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मतलब एग्री बेस पे दोनों होते हैं, और जब भी जो लॉस होता है तो उसे कंपेंसेशन उसका मिलता है। चलिए इसको बात किया, टाइम बेसिस पे भी होता है और फिक्स अमाउंट ऑफ भी होता है। जैसे अभी आपने 10 साल की LIC की है, 2 साल बाद आप लेंगे, उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, लेकिन आपने बीच में निकाल लिया तो वो आपको अलग बेनिफिट देगा। तो ऐसे बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस का बेसिक टर्म्स है, उसको हम समझते हैं। इंश्योर्ड कौन होता है? द पर्सन हु प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सर्टेन लॉसेस। Insured, he is known as assured case in life insurance contract and he is a policy holder. Insurer कौन होता है? The firm or a person who agree to compensate insured against losses for a consideration. An insurer is known as assurer in the case of life insurance contract because of the bound to get some assured to them on the maturity of the policy nominee will the sum assured on the death of the पॉलिसी होल्डर। अब इंश्योर्ड कौन हुआ? वो बंदा जो पॉलिसी होल्डर, जिसने पॉलिसी ली है। इंश्योरेंस कौन हुआ? जो पॉलिसी बेच रहा है, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही बेचेगा, लेकिन मेचोरिटी अमाउंट के बाद आपको रिपे भी कर दी जाती है। लेकिन इन केस कभी आपकी डेथ हो गई या कुछ हो गया तो आपका पैसा आपके नॉमिनी को मिलेगा। अब नॉमिनी कौन होता है? जिसके नाम आपने अपने बाद अकाउंट को रजिस्टर्ड करवाया। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे बाद मेरे बच्चे को मिलेगा, मेरे बाद मेरी बेटी को मिलेगा, मेरे पापा को मिलेगा, मेरी मम्मी को मिलेगा, तो मैं जिसको नॉमिनी बनाऊँगी उसको पैसा मिलेगा। प्रीमियम क्या होता है? द कंसिडरेशन फॉर विच the insurer agrees to insure the insured and he paid the insured to the insurer। मतलब सिंपल सा ये है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल साल में एक बार आप पैसा भरते हो, साल में 2 बार भरते हो, 3 बार भरते हो, तो प्रीमियम का मतलब होता है कि आपको हर महीने, हर 3 महीने पे, हर 4 महीने पे, हर साल आपको कुछ पैसा डिपॉजिट कराना पड़ता है, जिससे आपका जो भी LIC है वो आगे के लिए इंश्योर्ड
होता है। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल स्टेटमेंट है जो दो लोगों के बीच में होता है, एक इंश्योरर है और एक इंश्योर्ड है, एंड इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन, और टर्म्स एंड कंडीशन के बिहाफ पे ही होता है, और कौन से बेसिस पे? कंडीशंस के और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे होता है। क्लेम का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ डिमांड मेड बाय द इंश्योर्ड टू इंश्योरर कंपनसेट। अगर आपका फॉर एग्जांपल आपकी शॉप का आपने इंश्योरेंस कराया था और समहाउ किसी रीज़न की वजह से आपकी शॉप जल गई, तो आपकी शॉप जल जाने के बाद जो पैसे का आपने LIC करवाया था उसे क्लेम करना, उससे डिमांड करना कि मेरा पैसा मुझे मिल जाए, दैट इज सिंपली नोन एज क्लेम। प्रपोजल का मतलब क्या होता है? इट इज़ रिटन रिक्वेस्ट बाय इंश्योर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी टू इशू एन इंश्योरेंस। जब आपका लॉस हुआ तो आपको लॉस रिकवर करने के लिए जब आप उस पैसे के लिए कंपनी में प्रपोजल डालते हैं, उसे सिंपली कहा जाता है प्रपोजल। सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है इट रिफर्स टू द सब्जेक्ट और एंटिटी, लाइक एग्जाम्पल लाइफ, प्रॉपर्टी, कार्गो शिप, एंड विच इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट विच इज़ पॉलिसी इज टेकिंग। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस जब आप कराते हो तो इसके कौन कौन से प्रिंसिपल है, किस तरीके से वर्क करती है, तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे आगे। चलिए जानते हैं। फर्स्ट सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको पहले मैं एग्जाम्पल पढ़ती हूँ फिर आपको बताती हूँ। मिस्टर शांतनु हैज़ नॉट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हार्ट सर्जरी एट द time of taking policy, and after his death insurance company come to know about this fact, as Mr. Shantanu has not provided correct and complete information at the time of taking policy, so insurance company can refuse to give compensation to his family। सिंपल सा मतलब होता है कि जब आप पॉलिसी लेते हो उस टाइम पे आपने कौन से पर्पस से लिया है, आपको कौन सी प्रॉब्लम है, आपको कौन सी बीमारी है, उसके बारे में आपको स्पेसिफिक मेंशन करना चाहिए। क्योंकि अगर जब आपकी सपोज़ किसी बहाने डेथ हो गई और रिकवरी का पैसा मांगने गए तो वो लोग तो डायरेक्ट मना कर सकते हैं कि मुझे इस बीमारी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, तो वाई वुड आई कंपनसेट, है ना। ये कंपनी कर सकती है और आपको पैसा नहीं मिलेगा। सो प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है कि आपको सिंपल सा चीज़ें जो है वो हर चीज़ें बिना किसी प्रॉब्लम के उन्हें शेयर करनी चाहिए। सो इन ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोथ पार्टीज हैव मस्ट फेथ टूवर्ड्स ईच अदर। आप उन पर ट्रस्ट करके अपनी सारी चीज़ें डिटेल में बताओगे। एंड द इंश्योरेंस एंड इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट क्लियरली कम्प्लीटली। देखो ये बहुत इजी चीज़ नहीं, आपने LIC करवाई और आपको कंपनसेशन मिल जाएगा, इट्स नॉट ए इजी टास्क। वो कंपनी आके आपके घर पे सारी चीज़ें क्लियरली सब देखेगी, सब पॉइंट आउट करेगी, सब नोटिस करेगी, सब चीज़ें वेरीफाई करेगी, तभी आपको उसका कंपनसेशन मिलेगा। द इंश्योर्ड मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन टू द सब्जेक्ट मैटर। जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है, जो भी चीज़ें हैं, वो आपको क्लियरली इंश्योरेंस वालों को बताना पड़ेगा। सिमिलरली द इंश्योरर मस्ट प्रोवाइड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशन। जिस बंदे ने इंश्योरेंस निकाला है उसे भी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। After his death, insurance company come to know about this fact, and as अगर आप नॉन सेटलमेंट क्लेम या कोई भी तरीके का इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपको आपका ही पैसा नहीं मिल सकता है। तो बी अलर्ट, कभी भी आप अगर इंश्योरेंस निकलवाते हो तो आप उनको अच्छी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। आप सब्जेक्ट मैटर कोई भी हो सकता है, आपकी हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आपने और कोई इंश्योरेंस लिया है तो उसका अलग सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। सो द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, एंड insurable interest is applicable to insurance contract, and it is said to have insurable interest in subject matter। जैसे अभी कोई चीज़ आपने
किसी भी स्पेसिफिक पार्ट का आपने इंश्योरेंस कराया, बट वो टर्म उनके मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशन में फिट नहीं बैठता है, तो वो एक चीज़ हो जाती है। एंड द व्हेन एग्जिस्टेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर वुड इंश्योर्ड एंड फाइनेंशियल बेनिफिट वेर एवर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अभी मैंने तो ये बताया कि जब वो आपका मैंने एक मूवी देखी थी साउथ में, तो वहाँ पर उसको बेबी होने वाला था और उसने फाइनेंशियल इंश्योरेंस कराया था, हेल्थ इंश्योरेंस कराया था, तो बेबी में होने में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे जो उसने एडवांस में उसे नहीं बताया था। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती जो बाद में आ जाती है ना, तो आप एडवांस में कैसे बता सकते हो। तो जो इंश्योरेंस कंपनी थी वो उसे क्लेम ही नहीं कर रही थी। एक सीरीज़ देखी थी मैंने, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती है। अगर उन्हें सब्जेक्ट मैटर के बारे में नहीं पता है तो यहाँ पर चीज़ें हो जाती है कि वो आपको क्लेम ना करना पड़े। सो यहाँ पे वही चीज़ें है, पुट हिम इनटू फाइनेंशियल लॉस। तो अगर उसे नहीं पता होगा तो फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। एग्जाम्पल, अ पर्सन हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ एंड प्रॉपर्टी and a business has insurable interest in the goods he deal and in the property of business. In life insurance, insurable interest referred to as a life insured. मतलब आप कौन से बेसिस पे किस चीज़ का इंश्योरेंस ले रहे हो वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप किसी अपने बच्चे की शादी के लिए ले रहे हो तो वो आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर वहाँ पर बताना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब इंडेमनिटी का मतलब होता है गारंटी और अश्योरेंस जो कंपनी वाली आपको देती है जिस फाइनेंशियल पोजीशन में हो आप, विच वॉज इमीडिएटली प्रायर टू द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट का मतलब अब भाई मैं कोई चीज़ कर रही हूँ बस अचानक से मेरी डेथ हो गई, तो वो अनसर्टेन इवेंट होता है। तो वहाँ पर जो है अश्योरिटी दी जाती है कि अगर ऐसा कुछ अनसर्टेन इवेंट होता है तो वी विल प्रोवाइड यू द अश्योरेंस कि हम आपको ये पैसा मिल जाता है। सो दिस प्रिंसिपल इज़ अप्लीकेबल टू, अब ये प्रिंसिपल कहाँ पे अप्लीकेबल होता है, फायर पे आग लग जाना, मरीन और जनरल इंश्योरेंस में। सो इट इज़ नॉट अप्लीकेबल टू द लाइफ। अब लाइफ एज अ लॉस ऑफ लाइफ can never be measured in monetary terms, and in case of death insured actual sum assured is to be paid nominally in the। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे की डेथ हो गई तो वहाँ पर ये चीज़ें अप्लीकेबल नहीं होगी, वो बिंदास उसका जो भी अमाउंट है वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। अंडर दिस प्रिंसिपल इंश्योर्ड अग्री टू कंपनसेट द insurer agrees to compensate the insured for the actual loss suffered. The amount of actual compensation is limited. जो भी उसने जितने भी पैसे का उसने लिया है वो क्या करेगा, उसे कंपनसेट करेगा, कंपनी करेगी किसको, नॉमिनी को। एग्जाम्पल, इफ प्रॉपर्टी अश्योर्ड ₹2 lakhs and if the loss of fire by ₹1 lakh, then insured can claim compensation of 1 lakh only। उससे ज़्यादा आप कंपनसेट नहीं कर सकते हो। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्गेशन। तो ये प्रिंसिपल जो है वो हर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होता है ऑफ इंडेमनिटी, जिसका मतलब होता है एश्योरेंस। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सबऑर्गेशन का मतलब क्या होता है। ओके, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है एक पर्सन और एक ग्रुप जो रिस्पेक्टेड डेप्थ के बारे में जो है वो रिलेवेंट करता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो उसके लिए सफ़र कर रहा है, तो वो बंदा आके स्टैंड ले सकता है कि मेरा जो पैसा मुझे वो क्लेम यानी कि मुझे वापस मिलना चाहिए। सो एज पर दिस प्रिंसिपल आफ्टर द इंश्योर्ड इज़ टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ डैमेज of the property insured, then the right of ownership of such property passes to the insurer. This principle is applicable only when the damaged property have any value after the event causing the, मतलब कोई एक बंदा है जो फैक्ट्री में काम करता है, उसने इंश्योरेंस ले रखा है, उसका फैक्ट्री में किसी चीज़ के चलते उसका हाथ कट गया, तो उस टाइम पे ये क्या कर सकता है, पैसे के लिए क्लेम कर सकता है। एग्जाम्पल, Mr. A owns a two-wheeler and the vehicle was stolen, यानी चोरी हो गया, and subsequently Mr. A filed
a complaint in a local police station. So upon receiving report from the police, the insurance company compensated fully Mr. A for the loss of vehicle. Later on, the stolen vehicle was recovered by the police, and in this situation, the owner of the vehicle does not have any claim over the vehicle, as he have already subrogated it, that is transfer the ownership right of vehicle to the insurance. मतलब यहाँ पे सिंपल सा ऐसा हुआ, अभी एग्ज़ाम्पल मेरा मोबाइल जो है वो चोरी हो गया और मैंने मोबाइल के लिए इंश्योरेंस करवा रखा है. अब इंश्योरेंस कंपनी, मैंने क्या किया, मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की, पुलिस स्टेशन से इंश्योरेंस कंपनी के पास कॉल गया और इंश्योरेंस वालों ने जितने का मेरा मोबाइल फ़ोन था पूरा का पूरा पैसा मुझे क्या किया, दे दिया. अब मोबाइल अगर पुलिस रिकवर करती है तो वो मोबाइल पुलिस के मतलब मेरे पास नहीं आएगा, वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा, क्योंकि उसने पैसा देके जो राइट ऑफ ओनरशिप थी वो मेरे से ले ली. तो इसको ही कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन. ठीक है, सबरोगेशन. नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना. दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी वेयर द इंश्योर्ड has taken out more than one policy for the same risk or subject matter. Under this principle, the insured can claim compensation only to the extent of actual loss, either from one insurer or all insurers. If one insurance pay full compensation, then that insurer can claim proportionate amount from the other insurer from whom they insured their policy. इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. मिस साइली इंश्योर हर प्रॉपर्टी 2,50,000 रुपीज़ विथ टू इंश्योरर विथ टी इंश्योरेंस कॉपरेशन और 1 लाख, दैट इज़ 2/5 वैल्यू ऑफ आर इंश्योरेंस. यानी कि दो लोगों में ये प्रॉपर्टी क्या है, डिवाइडेड है. एंड इफ मिस साइली प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड एंड द लॉस इज worth rupees to 1,50,000, then both insurance company will contribute toward actual loss of 1,20,000. The company T will pay 48 and R will pay 72. यानी कि यहाँ पे आप समझ रहे हो, अगर उसने एक ही चीज़ के लिए दो जगह पे क्या किया है, इंश्योरेंस कराया है, तो अगर वो प्रॉपर्टी उसकी लॉस हो जाती है तो जितने का उसने क्लेम किया है वो उतना ही नहीं आएगा, वो दो कंपनी एक साथ मिलकर कंट्रीब्यूट करके उसे वो जो लॉस हुआ है वो पैसा पे करेगी. आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन. नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस. अब मिटिगेशन का मतलब होता है, अब जैसे जब भारत देश आज़ाद हो रहा था उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग जो थे वो पाकिस्तान चले गए थे, या बहुत सारे लोग ऐसे थे अलग अलग डिवीज़न में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे. तो जिनकी प्रॉपर्टी जहाँ पर थी वो अपनी प्रॉपर्टी कहीं और छोड़ के चले जा रहे थे. तो यहाँ पर कौन सा टर्म यूज़ हुआ, मिटिगेशन. यानी कि लोग अपनी प्रॉपर्टी का लॉस देख रहे थे. सो इंश्योर्ड मस्ट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी. इन द केस ऑफ अनसर्टेन इवेंट द इंश्योर्ड मस्ट टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेजर एंड नेसेसरी स्टेप टू कंट्रोल रिड्यूस द लॉसेस, and hence it is the responsibility of insurance company protect the property and avoid loss. Example देखेंगे यहाँ पे, a house of Mr. Jayant is in the fire due to electricity short circuit. In the case of Mr. Jayant cannot remain passive and must try his best to save his house from the fire, and Mr. Jayant must be active and cannot watch the house burn just because of house is insured. है ना. अब यहाँ पे वही बताने की कोशिश की गई है कि अगर कोई बंदे की प्रॉपर्टी जल रही है ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो खड़े होकर ये नहीं देखेगा कि मेरी प्रॉपर्टी पूरी जल जाए क्योंकि मैंने क्लेम कर रखा है. वो अपना 99% देगा कि उसकी प्रॉपर्टी बच जाए, है ना. और जितने का लॉस हुआ है उतना ही वो क्लेम करेगी, किससे, इंश्योरेंस कंपनी से. अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा. अब कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब होता है व्हेन लॉस इज कॉज्ड बाय मोर देन वन कॉज, देन प्रॉक्सिमेट कॉज of loss should be taken into consideration to decide
लायबिलिटी टू द इंश्योरेंस। जब कोई लॉस एक से ज़्यादा रीज़न की वजह से हो उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा। The proximate cause loss is to be found if the proximate cause is the one which is insured against the insurance company is bound to pay compensation and vice versa. Example देखते हैं इसका। A house was insured against the risk of theft, यानी कि एक घर है जो चोरी होने के पहले वहाँ पे रजिस्टर्ड कर रखा है उन लोगों ने। एंड देर आर थेफ्ट इन द हाउस एंड बिफोर लिविंग द हाउस वॉज सेट ऑन फायर बाय थीव्स एंड नाउ देर आर 2 केस ऑफ लॉस। एक तो उसका घर में चोरी हो गया, दूसरा क्या हो गया, आग लग गई जिसकी वजह से उसका घर पूरा जल गया। एंड एज द हाउस वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट द थेफ्ट एंड नॉट बाय द फायर, इंश्योर्ड विल नॉट गेट एनी कंपेंसेट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस ऑफ फायर बट ही विल। अब यहाँ पे सिंपल से बताने की यही कोशिश की गई। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपने जिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर के लिए वहाँ पे इंश्योरेंस करवाया आपको उसी का कंपनसेशन मिलेगा। बट प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा ये बताती है कि आपने अगर घर में चोरी होने के लिए इंश्योरेंस करवाया है, मतलब ना हो इसलिए करवाया कंपनसेशन करने के लिए, और गलती से वहाँ पे आग लग जाती है तो आपको कंपनी कंपनसेशन बस कौन सा देगी, अबाउट ओनली थेफ्ट, आग लगने का कंपनसेशन आपको कंपनी नहीं देगी। तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ, टोटल कितने प्रिंसिपल थे, 7 प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में एक गुड फेथ होना चाहिए और ताकि वो डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करें उनसे। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का जो भी फाइनेंशियल लॉस होता है वो सब्जेक्ट मैटर में होना चाहिए, तभी वो मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए तभी वो उसे मिलेगा। थर्ड आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, अश्योर्ड या गारंटी देना कि आपका जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो आपको मिलेगा। सबऑर्गेशन का मतलब होता है कि अगर आपने कंप्लेन फाइल किया, आपका पैसा जो क्लेम वाला था मिल गया, लेकिन अगर कोई भी वस्तु आपकी फिर से मतलब मिल जाती है तो आपकी ओनरशिप उस पर नहीं होगी। आता है कंट्रीब्यूशन, आपने एक ही चीज़ के लिए 2 जगह इंश्योरेंस कर रखा है तो आपको दोनों कंपनी मिलके कंट्रीब्यूट करके वो आपका क्लेम वापस करेगी। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन लॉस, तो मिटिगेशन लॉस का मतलब होता है आपकी कोई प्रॉपर्टी अगर किसी वजह से जल जाती है तो आपको उसका जो भी कंपनसेशन है वो क्या करेगी, कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। 7th आता है कॉज प्रॉक्सिमा, जहाँ पर आपका जो लॉस होता है वो 2 रीज़न की वजह से होता है और आपने जो स्पेसिफिक रीज़न की वजह से इंश्योरेंस करवाया है आपको उसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए आपको कंपनसेट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, रेस्ट टॉपिक को लेके हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, तो सबसे पहला आता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में हम अपने लिए इंश्योरेंस करवाते हैं। हमारे अब एग्जांपल है कि हम बीमार हो गए या कोई चीज़ हो गई तो हमारे वो कंपनसेट हो जाता है, और अगर डेथ हो जाती है तो वो नॉमिनी पर्सन को मिल जाता है। आपके मरने के पहले अगर उसकी मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म हुई तो वो आपको मिलेगा, मरने के बाद नॉमिनी को मिलता है। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो सबसे पहला आता है होल लाइफ पॉलिसी, जहाँ पे एक पर्सन जो है पूरी ज़िंदगी की लाइफ, एक इसका मैं जो बताती हूँ, मेरे जो चाचा हैं तो मेरे चाचा जो थे ना उन्होंने मतलब पहले उनको इतनी नॉलेज नहीं थी तो टर्म्स एंड कंडीशंस इतने पता नहीं थे उन्होंने ना मतलब 100 साल के जो है LIC कर रखी थी, जैसे यहाँ पे होल लाइफ लिखा हुआ है। तो जब वो उन्हें पता नहीं था तो वो जब वो भरते उन्होंने ऐसे माइंड में आया कि एक बार इंश्योरेंस कंपनी से बात करते, तो जब इंश्योरेंस कंपनी ने बताया कि 100 साल की है तो इतना हंसे मतलब कि आज के टाइम में 100 साल कोई जी नहीं रहा और मैंने 100 साल का करा रखा है, मैं जब कमाना बंद कर दूंगा तब कौन भरेगा मेरे हिस्से का। तो उन्होंने बहुत हंसे और बाद में उन्होंने उसको टर्मिनेट करा के अपना जितना भी पैसा था वो रिकवर करा लिया। So the insured cannot receive money from the insurance company
टिल ही सला, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको पैसे ही नहीं मिलेगा, तो मरने का तो उस पैसे का क्या फ़ायदा। सो द रेट ऑफ प्रीमियम इज़ नॉर्मली लो, द मनी बिकम पेबल ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन टू द नॉमिनी। तो बिल्कुल भाई नाइंसाफ़, मैं तो ऐसा ना करूँ, क्योंकि मेरे मरने के बाद किसी और को पैसा मिले उसमें मेरा क्या प्रॉफिट, मेरे जिंदा रहने पे ही पैसा मुझे मिल जाना चाहिए। तो ये होता है होल लाइफ पॉलिसी। दूसरा आता है एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। ये क्या होता है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। द सम assured along with bonus given on the death of insured on through the dependent of expiry of specific period। एक स्पेसिफिक पीरियड, जैसे आपने 10 साल की कराई, 12 साल की कराई, उसके बाद ख़त्म होने के बाद आपको वो मिल जाती है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, ये भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हैज़ लोवेस्ट प्रीमियम अलॉन्ग विद द इंश्योरेंस पॉलिसी। प्रीमियम इज़ फिक्स्ड, ये पैसा जो होता है फिक्स्ड होता है और ये चेंज नहीं होता है जब तक आपकी पॉलिसी ख़त्म नहीं हो जाती। इन द केस ऑफ अल्टीमेटली यानी कि बीच में कहीं डेथ हो गई तो जो ये पैसा होता है वो स्पेसिफिक अमाउंट जो है उसके नॉमिनी को मिल जाता है। अगला आता है एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी क्या होता है, भाई इतना पॉलिसी तो मुझे भी नहीं पता था, बहुत सारी पॉलिसी बता दी इसने। तो एन्युटी पॉलिसी क्या होती है, इंश्योर्ड हैज़ टू पे प्रीमियम इन द लम्प सम और इंस्टॉलमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड द इंश्योर्ड विल रिसीव बैक स्पेसिफिक अमाउंट periodically from specific date towards either for life or fixed number of year, जैसे कि पेंशन की तरह। अब मेरी मम्मी ने एक LIC करवाया था, तो उसमें क्या होता, उसमें 16-17 साल की थी, अब वो कंप्लीट हो चुकी है, तो हर महीने उसके अकाउंट में 5,000 रुपये आते हैं, तो वो होता है एन्युटी पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी का मतलब क्या होता है, अगला पॉलिसी है मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी प्रोवाइड अ रेगुलर परसेंटेज ऑफ सम assured ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ policy and also guarantee the benefit of full sum assured in the event of the death। अब यहाँ पर क्या होता है, आपने पैसा अपने इंश्योरेंस करवाया और एक यहाँ पे क्या हो गया कि लाइफ टाइम तक वो आपको एज ए गारंटी बेनिफिशियरी मिलेगा, लेकिन अगर आपकी डेथ हो जाती है तो वो पैसा आपको आपकी जो फैमिली है उनको मिल जाता है। लेकिन ये पैसा कब तक आप रिसीव करा सकते हैं, तो यहाँ पे जनरली मनी बैक पॉलिसीज अवेलेबल फॉर 12 साल के लिए होती है, 15 साल के लिए, 20 के लिए और 25 साल तक के लिए अवेलेबल होती है। नेक्स्ट आता है चाइल्ड इंश्योरेंस, जहाँ पे आप बच्चों के ड्रीम के लिए इंश्योरेंस करवाते हो, ताकि जो बच्चे हैं उनको पालने पोसने के लिए हमें पैसा हो। जैसे अब मुझे बच्चे को डॉक्टर बनाना, तो मैंने उसके लिए अभी से पॉलिसी करा दी, और जब मेरा बच्चा होगा तभी मैंने पॉलिसी करा दी। अब वो पैसा जब वो जो ग्रेजुएशन वो पढ़ने के लिए जाएगा तो वो पैसा उसे मिलेगा। सो अ चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी सेविंग्स कम इन्वेस्टमेंट दैट plan that is designed to meet child future financial need, and a child insurance allow kid to live with their dream. Child insurance policy give you advantage to start investing children plan right from the time or child is born, as provision to withdraw the saving once the child reach adulthood। जब वो 18 साल से ऊपर हो जाएगा तो वो अपना जो पैसा आपने उसके नाम पे करवाया है वो उसको रिसीव कर सकता है या विड्रॉ कर सकता है। और चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इंटरमीडिएट विड्रॉल भी क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या, आपने ये कराया कि 18 साल तक जब तक वो माइनर ख़त्म नहीं हो जाता, एडल्ट में नहीं आ जाता, तब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई आपका इन केस इन बिटवीन कोई रीज़न आ जाता है तो आप इन बिटवीन बीच में भी पैसा विड्रॉ करा सकते हैं। रिटायरमेंट प्लान आता है अगला, द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान दैट प्रोवाइड insured and income during retirement is called a retirement plan. On the maturity, this stops investment for generating regular income। सिंपल सा मतलब है, आपने रिटायरमेंट प्लान लिया था और जब आप रिटायर हो जाते हो 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, तो हर महीने आपके अकाउंट में पैसा क्या होता है, क्रेडिट हो जाएगा, जिससे आप विड्रॉ करके आपकी लाइफ को स्मूथली जी सकते हो। 8th वन आता है ULIP पॉलिसी। ये क्या है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। ये पॉलिसी बहुत पॉपुलर है और ये 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन है, लाइफ इंश्योरेंस विथ म्यूचुअल फंड। ओके, अब हम मरीन इंश्योरेंस को पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर बोरिंग सी आ जाती है देखने में। इससे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।
तो यहाँ तक आप लोग ज़रूर अपना रिवीजन रखिए और हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जितना हो सके उतने लोगों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।